हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्या? तो ये आपका 12 क्लास का फिजिक्स है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए 12 क्लास की फिजिक्स है जो कि हिंदी मीडियम से है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में आवेश का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके पहले मैंने बहुत सारा बेसिक पढ़ाया था। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपका जानकारी जो है स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए आज हम लोग 7वां गुण पढ़ते हैं आवेश का। आवेश का 7वां गुण होता है आपका कि आवेश निश्चर होता है। आवेश निश्चर होता है। तो देखिए, निश्चर का मतलब क्या होता है? निश्चर को तो ऐसे हम लोग अंग्रेजी में इनवेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवेरिएंस। आवेश निश्चर होता है। ये 7वां गुण है आवेश का। और आवेश निश्चर होता है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, आवेश निश्चर होता है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश Q है और आवेश Q जो है रेस्ट में है। रेस्ट मतलब कि विराम में है। तो इस आवेश Q का मान के चलिए कि 5 कूलम है। और जब यही आवेश मोशन में आ जाता है, आवेश यही मोशन में आ जाता है यानी कि यह चलने लगता है, तो इसका आवेश 5 कूलम ही रहता है, यानी कि आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही होता है आवेश की निश्चरता। तो किस प्रकार से? तो आवेश निश्चर होता है। कहने का मतलब है कि जितना आवेश का मान होगा विराम अवस्था में, उतना ही आवेश का मान होगा गति के अवस्था में। ठीक, तो समझ गए आवेश की निश्चरता का मतलब कि आवेश निश्चर होता है। जैसे यदि स्थिर अवस्था में आवेश का मान 10 कूलम है या 5 कूलम है, तो गतिशील होने के बाद भी उसका मान 10 कूलम या 5 कूलम ही रहेगा। आवेश के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आवेश के इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश की निश्चरता। इसके बाद देखिए क्या है आपका, इसके बाद आपको लिखना है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता क्या होता है कि आवेश की निश्चरता यानी कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज इसका मतलब होता है कि स्थिर अवस्था में आवेश का मान और गतिशील अवस्था में आवेश का मान में परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर अवस्था में आवेश का मान और गतिशील अवस्था में आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जितना स्थिर अवस्था में आवेश का मान होगा उतना ही गतिशील अवस्था में भी आवेश के मान में होगा, उसमें कोई बदलाव। जैसे मान के चलिए कि मेरा आवेश जो है 20 कूलम है। मान लेते हैं हम कि मेरा आवेश 20 कूलम है और हम जो है रेस्ट में है, तो मेरा आवेश का मान 20 कूलम है। और जब हम ही किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, जैसे 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मान लीजिए हम चलने लगे, मान के चलते हैं, तो मेरा आवेश का मान 20 कूलम के 20 कूलम ही रहेगा। मेरा आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आवेश की इसी गुण को हम लोग आवेश के निश्चरता कहते हैं। तो देखिए, फिर इससे जुड़ा हुआ कुछ नोट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक आवेशित कण के साथ कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जितना भी आवेशित कण है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे आपके महान वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन मत सुन लीजिएगा, ठीक ना। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि जब कोई आवेशित कण बहुत तीव्र वेग से गतिशील होता है, जब कोई आवेशित कण बहुत ही तीव्र वेग से गतिशील होता है यानी कि प्रकाश के वेग के लगभग बराबर, तो उसकी आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका आवेश जस के तस रह जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को फार्मूला दिए कि आखिर वो द्रव्यमान जो परिवर्तित होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो m नोट बराबर होता है, m बराबर होता है m नोट बटा में √1 - v स्क्वायर बटा में c स्क्वायर। यहाँ m क्या होता है? तो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान होता है। जब वस्तु गतिशील होता है तो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान होता है। किसका? आवेश का अवस्था में द्रव्यमान। और m नोट क्या होता है? तो m नोट होता है विराम अवस्था में द्रव्यमान। विराम अवस्था में द्रव्यमान, अवस्था में द्रव्यमान। और v आपका होता है वस्तु का वेग जिससे वो गतिशील है,
वस्तु का वेग होता है जिससे वो चलता है, और c जो होता है प्रकाश का वेग होता है। आप तो जानते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि द्रव्यमान भी परिवर्तनशील होता है, लेकिन कब? जब वह बहुत तीव्र वेग से गतिशील हो तब। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले सभी वैज्ञानिक यह मानते थे कि द्रव्यमान जो है कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस समीकरण के अनुसार उच्च वेग से गतिशील आवेशित कणों का द्रव्यमान बदलता है, लेकिन आवेश के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, तो ये आप फार्मूला जान गए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आवेशित कण है और उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। मान लेते हैं कि उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। ऐसे तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि वस्तु का वेग किसके बराबर हो गया? प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि v बराबर क्या हो गया? c हो गया। तो उसका द्रव्यमान बढ़ने लगेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो देखिए कितना हो जाएगा। फार्मूला लिखते हैं हम लोग, m बराबर m0 बटा में √1 - v² बटा में c²। लेकिन देखिए मान लिए हैं कि v बराबर क्या है? c है। तो हम लोग c की जगह क्या पुट कर देंगे? v पुट कर देंगे तो v² से v² कैंसिल हो जाएगा। तो m0 बटा में क्या हो जाएगा? 1 - 1, यानी कि m0 बटा में √0। √0 का वर्गमूल कितना होगा आपका? तो हो जाएगा 0 ही होगा। m0 बटा में 0, और 0 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अनंत। देखिए कितना कमाल का थ्योरी है। कमाल का थ्योरी इसलिए है क्योंकि देखिए हम लोग पहले से जानते आ रहे थे कि द्रव्यमान जो होता है स्थिर होता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की एक ऐसा थ्योरी जो है पूरा फिजिक्स को ही हिला के रख दिया। इसीलिए इनको महान वैज्ञानिक कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। और इन्हीं के अनुसार जब कोई वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। यानी कि हम यदि प्रकाश के वेग से चलने लगे तो मेरा द्रव्यमान बढ़ के कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और देखिए हम लोग इस स्थिति में यदि आवेशित कण का हम लोग निकालेंगे विशिष्ट आवेश, इस स्थिति में जब उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा तो इसका निकालेंगे हम लोग विशिष्ट आवेश। तो हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला होता है आवेशित कण का आवेश बटा में द्रव्यमान होता है। ठीक, आवेशित कण का आवेश, तो मान लेते हैं कि आवेशित कण का आवेश q है और द्रव्यमान जो है m है। और देखिए m का मान कितना हो गया है? अनंत हो गया है। तो यहाँ पर आप पुट कीजिएगा q बटा में m का वैल्यू अनंत। तो अनंत से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0। यानी कि जब कोई आवेशित कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में आवेशित कण का द्रव्यमान तो अनंत हो जाता है, लेकिन उसके विशिष्ट आवेश का मान 0 हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। वो मच्छर बड़ा तंग कर रहा है, मर्डर हो गया जी मच्छर के। चलिए, तो इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाँ, गुण नंबर 8 है आवेश का कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, तो हम लोग चाहेंगे कि आवेश को एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेज सकें, तो हम लोग भेज सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक ना, तो आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, लेकिन ना तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो 8वां गुण भी क्लियर हो गया कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। 9वां गुण जो है आपका कि प्रत्येक आवेशित कण के साथ कुछ ना कुछ द्रव्यमान निहित होता है। निहित का मतलब होता है कि शामिल होता है। ठीक ना, प्रत्येक आवेशित कण के साथ कुछ ना कुछ द्रव्यमान निहित होता है। ये कौन गुण है आपका? तो 9वां गुण है कि प्रत्येक आवेशित कण के साथ कुछ ना कुछ द्रव्यमान निहित होता है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ 31 kg। इसका आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻³ 19 कूलम।
इसी प्रकार से प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है आपका E बराबर प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसका देखिए द्रव्यमान भी होता है MP बराबर 1.673 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। तो हम वही बता रहे हैं आपको कि प्रत्येक आवेशित कण के साथ कुछ ना कुछ द्रव्यमान निहित होता है, यानी कि उसमें द्रव्यमान जरूर होता है आवेशित कण के साथ। लेकिन कोई भी ऐसा आवेशित कण अभी तक ज्ञात नहीं है जिसका द्रव्यमान ना हो। प्रत्येक आवेशित कण का द्रव्यमान जरूर होता है, तो ये भी आप समझ गए। देखिए इसके बाद 10वां गुण है आवेश का कि आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है। एक मच्छर, हाँ, आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है, तो वो कैसे, तो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह Q आवेश है, आई पॉजिटिव चार्ज है, और देखिए कोई चालक है, चाहे चालक खोखला हो चाहे चालक ठोस हो, जब इसको आवेश दिया जाता है इस चालक पर, तो ई आवेश Q जैसे ही चालक पर दिया जाएगा ना, तो ई आवेश जो है पूरी तरह से चालक के सतह पर फैल जाता है। तो 10वां गुण हो गया कि आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है। ठीक, आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है या फैल सकता है। अब देखिए 11वां नंबर गुण है कि आवेश का नुकीले भाग से क्षरण होता है। क्षरण माने लीकेज कर जाता है आवेश से। जैसे कि देखिएगा, जब भी हम लोग छत के ऊपर त्वरित चालक लगाते हैं तो वो हमेशा नुकीला लगाते हैं। नुकीला इसलिए क्योंकि नुकीला भाग से आवेश का क्षरण हो जाता है, तो बिजली जो भी गिरता है वो नुकीला भाग के सहारे कहाँ चल जाता है, ज़मीन में चला जाता है। यदि ज़मीन में उसका संपर्क नहीं रहेगा तो बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा देगा, ठीक ना। तो नुकीले भाग से आवेश का क्षरण होता है। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई नुकीला भाग यहाँ पर है, इस प्रकार से मान लेते हैं किसी प्रकार चालक बना करके, तो जहाँ जहाँ नुकीला भाग होगा ना, तो वहाँ से आवेश का क्षय होने लगता है। कहाँ पर ही, तो वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल में चारों तरफ गैसीय कण होते हैं, धूल कण होता है, तो ये सब उड़ के कहाँ चल जाएगा, धूल कण और गैसीय कण पास स्थानांतरित होने लगता है, यानी कि चालक के सतह पर आवेश लीक करने लगेगा। इसमें देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो नुकीला भाग होता है ना, वहाँ पर आवेश का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। जहाँ भी नुकीला भाग होता है वहाँ पर आवेश का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है कि आवेश कितना नज़दीक है, कितना दूर है। यदि आवेश बहुत नज़दीक है तो समझिए कि घनत्व ज़्यादा है, आवेश दूर है तो समझिए कि घनत्व कम है। ठेठ भाषा में कहल जाए, देहाती भाषा में, तो घनत्व का मतलब होता है घनना। तो ज़्यादा घनत्व का मतलब घनना समझिएगा, और कम घनत्व का मतलब छेहर समझिएगा। छेहर माने दूर। जैसे हम लोग फसल रोपते हैं तो कैसे कहते हैं कि फसल बड़ा छेहर हुआ है, तो छेहर मतलब कि दूर, और घनना मतलब नज़दीक। तो समझिए घनत्व मतलब क्या होता है, घनना मतलब जा समझिएगा, नज़दीक मतलब घनत्व ज़्यादा, और दूर मतलब घनत्व कम। इसके बाद देखिए एक टॉपिक है आपका मूल आवेश। क्या, मूल आवेश, उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। मूल आवेश अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं उसको। तो मूल आवेश क्या होता है कि मूल आवेश मतलब मेन आवेश। तो देखिए प्रकृति में सबसे छोटा संभव आवेश कौन होता है, तो प्रकृति में सबसे छोटा संभव आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो प्रकृति में सबसे छोटे आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। ठीक, प्रकृति में सबसे छोटा आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है टॉपिक है, आवेश का गुण तो पूरी तरह समाप्त हो गया, 11 को पढ़ा दिया आपको। इसके बाद देखिए बिंदु आवेश। बिंदु आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक, बिंदु आवेश अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। अब देखिए बिंदु आवेश होता क्या है, इसको समझने से पहले ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाइट जो है 5 फीट 7 इंच है, मान के चलते हैं कि मेरा हाइट 5 इंच 7 इंच है। हम यहाँ से दिल्ली मान लीजिए कि चल गए पैदल, ऐसे दशरथ मांझी तो हम है नहीं कि पैदल चल जाएंगे, तो इसलिए मान के चलिए कि हम यहाँ से पैदल चल गए दिल्ली। अब यहाँ से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस जो है कम से कम 800 किलोमीटर होगा। 800 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो मेरे हाइट के तुलना में बहुत ज़्यादा है। 800 किलोमीटर डिस्टेंस मेरे हाइट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो उस डिस्टेंस की तुलना में मेरा जो अस्तित्व होगा दम बिंदु के समान होगा, क्योंकि उतना बड़ा डिस्टेंस के आगे हम कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो उस स्थिति में हम बिंदु वस्तु हो जाएंगे उस बहुत बड़े डिस्टेंस के तुलना में।
उसी प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और आवेश का जो साइज है, आवेश का जो साइज है उसके तुलना में मान लीजिए कि दूरियाँ जो है बहुत ज़्यादा है। दोनों आवेश के साइज की तुलना में जो दूरी है दोनों के बीच का वो बहुत ज़्यादा है, तो इस स्थिति में आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। तो इस स्थिति में आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आवेश की विमाएँ उस दोनों के बीच के दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, आवेश का साइज दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा हो, यानी कि आवेश छोटा हो, दूरी बहुत बड़ा हो, तो उस स्थिति में हम लोग आवेश को क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। तो ये भी आप समझ गए बिंदु आवेश क्या है। इसके बाद देखिए, बिंदु आवेश के बाद आपको पढ़ना है आवेश के कुछ मात्रक। देखिए, हम इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं कि यदि आप पढ़ लेते हैं साल भर, यानी कि साल भर नहीं 8 महीना, लास्ट सितंबर तक में सिलेबस ख़त्म, उसके बाद 4 महीना जम के तैयारी, और उसके बाद पिघल के रिजल्ट, तैयारी के बाद एग्जाम के बाद पिघल के रिजल्ट, ठीक ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एकदम इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा। तो पहला बात कि आप घबराएं नहीं, खाली रेगुलर वीडियो देखते रहिए। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि शेयर करके उन विद्यार्थियों के पास ज़रूर पहुँचाएँ जिसको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं रेगुलर और आप लोग भी पढ़ रहे हैं रेगुलर। तो चलिए लाभ उठाया जाए इसका। हाँ, आगे हम आपको क्या बताने वाले थे कि आवेश के कुछ मात्रक होते हैं। जैसे मैंने 2 मात्रक आपको बता दिया है पहले ही कि आवेश का वो CGS में होता है स्टैट कूलम या ESU, और SI में होता है कूलम। उसके अलावा भी आवेश का कुछ मात्रक होता है जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लिख रहे हैं आवेश के कुछ छोटे मात्रक, हेडिंग लिख लीजिएगा, आवेश के कुछ छोटे मात्रक, हेडिंग है उसका। पहला नंबर क्या है? 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम। इसका वैल्यू जो होता है इसको हम लिखते हैं 1 स्मॉल m80, इसका मान होता है 10 के पावर -3 कूलम, 1 मिली कूलम का। अब दूसरा नंबर क्या होता है आपका? 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम्ब। अब 1 माइक्रो कूलम बराबर आपका क्या होता है? इसको देखिए म्यू से लिखा जाता है, ऐसे यू लिख करके इसे इसमें यहाँ से इसे घींच दिया जाता है, क्या होता है? म्यू हो जाता है। जैसे कैसे बिलाई बोलता है म्यू, वैसी है म्यू, ठीक ना। कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम बराबर का होता है 10 के पावर -6 कूलम होता है। अब दूसरा देख लीजिए, तीसरा 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, इसको लिखते हैं 1 NC बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम। इसके बाद आपका होता है चौथा नंबर 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम, ये आपका होता है 1 PC बराबर 10 के पावर -12 कूलम। ये तो हो गया आवेश का आपका छोटा मात्रक। इसके अलावा और भी होता है आपका आवेश के कुछ बड़े मात्रक। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आवेश के कुछ बड़े मात्रक। अब बड़े मात्रक क्या होते हैं आपके? तो देखिए, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल ही बनाने में मदद करेगा आपका। तो देखिए 4 नंबर तो बता दिए, 5वां नंबर बता दे रहे हैं। ये होता है 1 किलो कूलम, 1 किलो कूलम। इसका देखिए क्या होता है 1 KC बराबर 10 के पावर 3 कूलम। फिर छठा नंबर 1 मेगा कूलम, 1 मेगा कूलम, इसको हम लोग बोलते हैं 1 कैपिटल M से लिखते हैं इसको 80 10 के पावर 6 कूलम। इसके बाद इससे हम लोग को ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन देखिए इससे भी किसी साल ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। देखिए कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया आपको कि 1 मिली कूलम, यानी कि 1 मिली कूलम बराबर कितना कूलम होता है। 1 मिली कूलम बराबर कितना कूलम होता है? तो आंसर उसका हो जाएगा आपका 10 के पावर -3 कूलम, क्योंकि 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर -3 कूलम होता है। लेकिन यह आपसे पूछ दे कि 1 कूलम बराबर कितना मिली कूलम होता है, 1 कूलम बराबर कितना मिली कूलम होता है। देखिए समझ लीजिए क्या पूछ रहा है
कि 1 मिली कूलम बराबर कितना होगा, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, 1 कूलम बराबर कितना मिली कूलम होगा, कितना मिली कूलम होगा। तो देखिए इसके लिए क्या कीजिए कि यहाँ पर गुना में 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 कूलम हो जाएगा, और इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो 1 मिली कूलम बराबर बटा में 10 के पावर -3 और बराबर में क्या हो जाएगा 1 कूलम। अब देखिए 10 के पावर -3 जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो 10 के पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और गुना 1 मिली कूलम बराबर कितना हो जाएगा 1 कूलम। अब 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर 3 मिली कूलम। तो यही आपका देखिए हो गया इसका आंसर, यानी कि 1 कूलम का वैल्यू जो है ना वो मिली कूलम में 10 के पावर 3 होगा। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था आपका एक साल, इसीलिए बता दिए आपको। तो चलिए इसके बाद और भी मात्रक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछता है उसी को बता रहे हैं, तो मेन पॉइंट आपको। चलिए इसके बाद है कि 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है, हमको किस में बताना है, स्टैट कूलम में बताना है। तो 1 कूलम बराबर आपका होता है 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में अभी तक कम से कम तक 5 बार आया हुआ है, कम से कम 5 बार कि 1 कूलम का मान स्टैट कूलम में कितना होता है। तो 1 कूलम का मान स्टैट कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम होता है। उसके बाद देखिए कभी कभी इसी को स्टैट कूलम के जगह ESU लिखा जाता है। तो 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 9, स्टैट कूलम के जगह क्या लिख देंगे ESU। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। किसी साल देखिए इसी को प्लॉट करके पूछता है एग्जाम में। तो प्लॉट के देखिए कैसे पूछता है, तो उल्टा पूछ देता है कि 1 स्टैट कूलम बराबर कितना होगा। तो देखिए 1 कूलम बराबर आपका है 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक। तो उल्टा पूछेगा तो यहाँ अपने मन से गुना में 1 लिख लेंगे, ये सब के भागा में भेज देंगे। 1 कूलम बटा में 3 गुना 10 के पावर 9 बराबर 1 स्टैट कूलम। अभी ऊपर जाएगा 10 के पावर 9 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम बराबर 1 स्टैट कूलम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे कि 1 स्टैट कूलम बराबर आपका हो जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी आपका कम से कम 3-4 बार पूछा है पलट करके केवल कि 1 स्टैट कूलम का मान कितना स्टैट कूलम सॉरी कितना कूलम होता है। तो 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। या इसी को स्टैट कूलम के जगह पर हम लोग कभी कभी ESU भी लिख के देता है एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 को आपको ध्यान रखना है कि 1 कूलम बराबर इतना स्टैट कूलम या इतना ESU, 1 स्टैट कूलम बराबर या 1 ESU बराबर 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आवेश का कुछ और भी मात्रक होता है। आवेश का एक मात्रक होता है फैराडे। फैराड नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फैराडे। तो वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यह आप केमिस्ट्री में अक्सर पूछता है एग्जाम में, कभी कभी फिजिक्स में भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 1 फैराडे बराबर आपका कितना होता है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसको 1F लिखते हैं। 1F बराबर 96,500 कूलम। ये केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा है, लेकिन फिजिक्स में आज तक नहीं पूछा है, क्योंकि एक्चुअल में केमिस्ट्री में ही हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा इसके बारे में। लेकिन किस तरह से फिजिक्स में आ गया तो बता दिए हैं, शायद फिजिक्स में आ जाए। तो ये भी आप समझ गए कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम। देखिए दोस्तों, एक होता है फैराड। तब फैराड जो होता है ना धारिता का मात्रक होता है, जो कि हम लोग को कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ना है। और एक होता है फैराडे जो कि आवेश का मात्रक होता है, ठीक। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फैराड किसका होता है, धारिता का, जो कि हमको पढ़ना है कैपेसिटर में। और फैराडे किसका होता है, आवेश का होता है। ये जो हुआ आपका 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए।
इसके बाद बाकी जो आपको क्लास है मैं अगला दिन पढ़ाऊँगा। इसी तरह से आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब करें चाहे नहीं करें, लेकिन उन छात्रों के पास ज़रूर पहुंचा दें। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम लोग लाभ दे सकें। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।